सीडीपी की क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीडीपी के तहत जो टॉपिक कवर करेंगे, जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग जाना था वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि विकास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, सूक्ष्म अंतर इसमें क्या क्या हैं, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हमने बताया था कि जब बालक एक अवस्था से, कहा गया था जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, विकास के सिद्धांत कहा जाता है। और पहला हम विकास के सिद्धांत में पढ़ेंगे पहला हम विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास किस प्रकार का होता है, तो विकास की दिशा के सिद्धांत भी बहुत सारे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे मस्तके देहमुखी सिद्धांत। इसको सिफेलोपोडल थ्योरी भी कहा जाता है, या इसे सिर से पैर का सिद्धांत भी कहते हैं। सिर से पैर का सिद्धांत। ये क्या कहता है ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है वो पहले मानव विकास के क्रम में सबसे पहले क्या बनेगा, सिर बनेगा, फिर सिर के नीचे धड़ बनेगा, फिर हाथ बने, फिर नीचे नीचे चले जाइएगा तो हमको क्या मिलेगा, पैर। ये दिशा होती है अंगों के विकास में। और जो अंग पहला विकसित होगा बच्चा उसका संचालन भी वो पहले करने लगेगा, तो अंग संचालन भी इसी क्रम में होगा। पहले वो सिर का संचालन करेगा, फिर धड़ का, फिर हाथ का, अंततः पैरों का। और आप जानते हैं बाद में ही बच्चा क्या होता है, वो खड़ा होता है, फिर चलने लगता है। पहले वो अंग संचालन करता रहता है, पैरों में सबसे बाद में होता है। तो ये सिद्धांत है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर और भी पेट वगैरह बनेगा, फिर हाथ पैर, ये सारी चीजें क्या है बनेगा। अंग संचालन पर भी ये नियम लागू होता है। अगला इसी का सिद्धांत है केंद्र से परिध की दिशा का सिद्धांत। केंद्र से परिध, या इसी को हम कह सकते हैं निकट से दूर का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि जो केंद्रीय अंग होते हैं, मान लीजिए हमारा शरीर है और इसको हम दो भागों में बांट ले, लंबवत बांटे। ये मान लीजिए शरीर है और इसको हम ऐसे दो भागों में बांट लें, तो आप देखते हैं ये सेंटर पार्ट है। ये क्या है सेंटर पार्ट है। और ये क्या है, ये आपका आउटसाइड है, या हम कह सकते हैं ये केंद्रीय भाग है और ये क्या है, परिधीय भाग है। तो जब विकास होगा तो मान लीजिए यहाँ सिर है, फिर यहाँ क्या है, पैर वगैरह हो जाएंगे, सिर से पैर की ओर तो होगा ही विकास। साथ ही साथ कहता है पहले केंद्रीय अंगों का निर्माण पहले होता है। केंद्रीय अंगों का निर्माण पहले होगा।
केंद्रीय अंग यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी है, पहले क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा चूंकि सेंटर में आएगा, और वो कहाँ से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। फिर रीढ़ की हड्डी के दोनों जो परिधि होते हैं, ये मान लीजिए सेंटर का हो गया, यहाँ कहीं रीढ़ की हड्डी है। फिर ये परिधि के अंग जो हैं विकसित होंगे, अर्थात फिर भुजा, भुजा से हाथ, फिर हाथ से उंगलियों का निर्माण होगा। तो ये हमारा है केंद्र से परिधि या निकट से दूर का सिद्धांत। ये कहता है पहले केंद्रीय अंगों का निर्माण होगा, फिर परिधीय अंगों का निर्माण होगा। शरीर को अगर हम लंबवत इस तरह बांट दे तो ये जो बीच वाला जो है अंग पहले बनेगा, फिर इसके इधर अंग बनेगा, ये वाला अंग दोनों तरफ अंग बनेंगे, और ये रहेगा ऊपर से नीचे, यानी कि पहला जो है विकास का सिद्धांत भी आपका लागू रहेगा। ऐसे 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 होता जाएगा। ये था केंद्र से परिधि की दिशा का सिद्धांत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग अगला सिद्धांत की ओर चलेंगे। तो अभी तक के हम लोगों ने दो सिद्धांत जाने विकास की दिशा का सिद्धांत में। एक सिर से पैर की दिशा का सिद्धांत, जिसे मस्तके दो मुखी सिद्धांत भी कहा जाता है, और एक सिद्धांत हम लोगों ने जाना जिसे केंद्र से परिधि की दिशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। पहले केंद्रीय अंगों का निर्माण होगा, फिर क्या होगा, फिर परिधि अंगों का निर्माण होता है। अब तीसरा भी जो इसी का पार्ट है, वो सिद्धांत कौन सा है, उसे कहते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत, या सी वर्तुलाकार दिशा का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जो विकास होता है वह सरल रेखीय में नहीं होता। पूछा जाएगा विकास कैसे होता है, सरल रेखीय होता है या चक्रीय या वर्तुलाकार होता है? तो विकास हमेशा चक्रीय या वर्तुलाकार होगा, सरल रेखीय में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए स्पाइरल को चक्रीय कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं। आप लोगों ने स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी, वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें पहले के दो सिद्धांत है, क्या है, सिर से पैर की ओर हो रहा सिद्धांत, और ये क्या है, केंद्र से परिधि की ओर जा रहा कि नहीं जा रहा, दोनों तरफ हो रहा है। ये कहता है कि विकास जो है आगे चलता है, आगे चलता है, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद, आगे आने के बाद वो थोड़ा क्या है, बैक साइड जाता है। आप देखते हो इधर आया, फिर इधर मुड़ा, थोड़ा बैक साइड गया, फिर आया, फिर उधर मुड़ा, फिर इधर आया, फिर पीछे की ओर मुड़ा, फिर सीधा हुआ, फिर थोड़ा इधर बैक साइड में हुआ। तो कहा कि विकास चक्रीय या वर्तुलाकार इसी तरह होता है। ये जब आप पीछे जा रहे हैं, ये जो पहले से विकास हो चुका है, ये क्या करेगा, जो पूर्व विकास हुआ है उसको सुदृढ़ करेगा। क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। अर्थात अगर बच्चे की हड्डियों का विकास हो रहा है तो पहले वो 5 किलो का वेट उठा सकता था, अब वो बैक साइड में जाकर इस विकास को अस्थायित्व प्रदान करेगा, और वो 5 की जगह अब ज्यादा वजन उठाने लगेगा। तो कहा जाता है कि विकास चक्रीय दिशा में होता है, सरल रेखीय नहीं होता है। ये पीछे की ओर थोड़ा सा जाता है, लगता हुआ प्रतीत होता है। इससे क्या रोल है विकास के प्रोसेस में, इसका महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि जो भी पूर्व विकास हुआ था उसको सुदृढ़, मजबूत और स्थायित्व प्रदान करता है, और हमारे शरीर में मजबूती आती है।
एक मनोवैज्ञानिक है कुप्पुस्वामी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विकास, थोड़ा हम नीचे लिखेंगे, क्या कहा? विकास मस्तकेध्वमुखी एवं निकट से दूर क्रम में होता है। निकट से दूर क्रम में होता है। निकट से दूर भी, निकट से दूर को क्या कहा है? केंद्र से परिधि की ओर को ही क्या कहा गया है? निकट से दूर की ओर। केंद्र से परिधि की दिशा को, सिद्धांत को निकट से दूर का भी सिद्धांत कहते हैं। किससे निकट? जो हमारा केंद्रीय शरीर का भाग है उससे परिधि की ओर अर्थात दूर की ओर होता है। इसी तरह गैसल का एक कथन है, कहा गया मानव विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये गैसल का कथन है। विकास कैसा होगा? सरल रेखीय नहीं होगा, चक्रीय होगा। विकास मस्तकेध्वमुखी एवं निकट से दूर क्रम में होता है, ये कुप्पुस्वामी जी का कथन है। और मानव विकास एक निश्चित क्रम में होता है, वो गैसल महोदय का कथन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा था पहला सिद्धांत। अब हम लोग दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। ये था हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें हम लोगों ने 3 सिद्धांत पढ़े। पहला है मस्तकेध्वमुखी सिद्धांत, दूसरा हमारा है निकट से दूर या केंद्र से परिधि की दिशा का सिद्धांत, तीसरा था वर्तुलाकार या चक्रीय सिद्धांत। अब हम लोग दूसरा सिद्धांत लेते हैं, अर्थात पहले के 3 पार्ट थे, दूसरा सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। मतलब निरंतर मतलब कांटी, जो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार सीटेट में पूछा गया है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी रुकता नहीं है। ये कब से आरंभ होता है? कहते हैं ये गर्भूणा अवस्था से आरंभ होगा और यह जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। पूछा जाता है विकास होता है जन्म के बाद, जन्म से पहले? तो आपको उत्तर क्या लगाना है? जन्म से पहले। बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है, वो भ्रूण अवस्था में है, लेकिन डेवलपमेंट उसका होने लगता है। और हमने कल बताया था जब शिशु अस्तित्व में आता है, जाइगोट के रूप में शुरुआत में होता है, एक सुई की नोक के बराबर उसका अस्तित्व होता है और एक कोशिकी वो होता है। बाद में आप देखते हैं कि वो कैसा एक लगभग 280 दिन के बाद प्लस माइनस कुछ इधर दिन जरूर हो जाएंगे, खासकर प्लस माइनस 10 डेज अवश्य रहते हैं। आप देखते हैं कि एक वो पूर्ण शिशु बन जाता है। ठीक है, तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत कहता है। अगला सिद्धांत है भिन्नता का सिद्धांत।
भिन्नता का सिद्धांत क्या है? भिन्नता का सिद्धांत कहता है विकास निरंतर होगा, विकास कभी रुकेगी नहीं, विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। लेकिन एक खास बात यह है कि जब भी विकास होगा उसकी गति कभी एक समान नहीं हो सकती। भिन्नता किसमें होगी? विकास की गति कभी एक समान नहीं होती। आप देखते होंगे शैशवावस्था में और हम देखते हैं किशोरावस्था में विकास की गति क्या होती है? गति क्या होगी? तीव्र। और किशोरावस्था को वृद्धि का प्रवेग कहा जाता है। वृद्धि का प्रवेग, अचानक से वृद्धि हो जाती है इसमें। जबकि अगर हम बाल्यावस्था का तुलनात्मक रूप से देखें तो इसमें विकास की जो गति होती है वो मंद होती है और इसे ही हम लोग संचय काल कहते हैं। संचय काल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विकास की गति कभी एक समान नहीं होती है। और साथ ही ये भी आप जाना, शैशवावस्था किशोरावस्था में विकास की गति बहुत ज्यादा तीव्र होती है और किशोरावस्था को वृद्धि का प्रवेग काल भी कहा जाता है। जबकि बाल्यावस्था में गति मंद हो जाती है और इसे संचय काल कहा जाता है। इसे कहा जाता है वृद्धि की पठार अवस्था। वृद्धि की पठार अवस्था। आज थोड़ी खांसी आ रही है हमको तो बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। वृद्धि की पठार अवस्था। तो ये था हमारा तीसरा सिद्धांत। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगले सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जाना तीसरा सिद्धांत, जाना था भिन्नता का सिद्धांत, और ये है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का अगला जो सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी दो बालक विकास के परिप्रेक्ष्य में एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो इंडिविजुअल होंगे, कोई भी दो बालकों का विकास एक जैसा विकास बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता। उनके विकास में कुछ ना कुछ परिवर्तन पाया जाएगा। मान लीजिए एक ही एज के हो जाएंगे तो मेंटल लेवल में फर्क पड़ सकता हो सकता है मेंटल लेवल भी एक हो जाए तो उनका सोशल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर क्या होगा? भिन्न होगा। इसी को कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता को इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। और ये भी कहा जाता है कोई भी व्यक्ति स्वयं में बहुत सारे गुणों में एक स्तर का नहीं हो सकता। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो किसी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। यानी कि व्यक्ति अपने विभिन्नशील गुणों में बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। कभी किसी की मैथ तेज होगी तो किसी की इंग्लिश वीक हो जाएगी, ठीक है, या इंग्लिश मैथ दोनों मजबूत तो कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री उसकी डाउन हो जाएगी। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस का सर्वप्रथम अध्ययन सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। जब ये आनुवंशिकता पे अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने आनुवंशिकता का जीव विज्ञान सांख्यिकी नियम दिया था कि
वंशानुक्रम में केवल माता पिता ही नहीं रोल देते, बल्कि माता पिता के पूर्वज भी रोल रखते हैं। उनके माता पिता के जो पूर्वज होते हैं उनके भी गुण जो होते हैं वंशानुक्रम में शामिल होते हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया किसके दौरान? वंशानुक्रम के अध्ययन के दौरान। और इसका उल्लेख इन्होंने किसमें किया? इसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक, पूछा गया है, हेरेडिटरी जीनियस में, हेरेडिटरी जीनियस में किया। पूछा जाएगा हेरेडिटरी जीनियस किसने लिखी? सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी। यह पुस्तक का नाम आ जाएगा, 4 पुस्तक होंगे, इसमें गाल्टन की कौन सी पुस्तक है आपको उत्तर लगाना। यह है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब हम लोग अगले सिद्धांत में जाएंगे। परस्पर संबंध या अंतर संबंध का सिद्धांत। ये कहते हैं कि विकास के विभिन्न पक्ष, विकास के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, एक पक्ष क्या होता है? एक पक्ष होगा आपका शारीरिक विकास, दूसरा होगा आपका मानसिक विकास, फिर अगला होगा आपका सामाजिक विकास, फिर अगला होगा संवेगात्मक विकास। अब आगे और भी डिवीजन करते रहेंगे तो नैतिक विकास, बहुत सारे विकास आते जाएंगे। तो होता क्या है, कहा गया जो विकास के विभिन्न पक्ष है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आपने कहा होगा, सुना होगा, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये कथन दे सकते हैं, पूछेंगे यह कौन सा सिद्धांत कहता है या ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सिद्धांत होगा परस्पर संबंध। विकास के जो बहुत सारे जो पक्ष होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते रहते हैं। ये कहता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मस्तिष्क यहाँ पे छूट गया था। आप जानते हैं जब आप शारीरिक रूप से बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। यानी कि जो शारीरिक विकास है वो आपके मानसिक विकास को प्रभावित कर रही है। और इसी तरह ये भी कहा जाता है मानसिक विकास अगर आपका बेहतर होना है तो शारीरिक विकास भी आपका बेहतर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके अंदर चिंता आ गई, आप अवसादग्रस्त हो गए, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, चिंता चिता के समान है और जो शरीर को जला देती। जलाने का मतलब बिल्कुल आग नहीं लगा, जलाने का मतलब है कि आपका जो शारीरिक विकास है वो आपका बहुत ज्यादा बाधित हो जाएगा। और ये भी है, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों के द्वारा देखा जिस बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होता है उसका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास भी सामान्य बच्चों की तुलना में बेहतर होता है। आशा करते हैं कि परस्पर संबंध या अंतर संबंध का आप लोग सिद्धांत भली भांति समझ गए होंगे। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप लोग लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों ने देखा सिद्धांत, 5वां सिद्धांत था। अब हम लोग छठे सिद्धांत की ओर अग्रसर होंगे। छठा सिद्धांत है समान प्रतिमान
अर्थात यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत की जो है पुष्टि किसने की थी? हर्लॉक महोदय ने। हर्लॉक महोदया ने, जबकि इसके समर्थक कौन थे? गैसल महोदय थे। कौन थे? गैसल, मनोवैज्ञानिक गैसल। हम लोगों ने इनका बाल्यावस्था में कथन में लिखा है, शैशवावस्था में भी कथन हमने इनका पढ़ा हुआ है। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जीव अपनी प्रजाति के विकास के प्रतिमान मतलब पैटर्न से आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। जैसे सीटेट का एक पैटर्न आता है और यूपी टेट का एक पैटर्न आता है, दोनों पैटर्न में क्या होता है? डिफरेंस होता है। विकास के, कोई भी जीव अपनी प्रजाति के विकास के प्रतिमान के अनुरूप ही विकसित होता है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। कहा क्या विषय का? कोई भी जीव। चलिए हम ले लेते हैं कोई भी जीव। एक हमने ले लिया गाय, ले लिया, एक हमने भैंस ले लिया, आप कुछ भी ले सकते, बंदर ले लीजिए। चलिए इधर हमने जीव एक बंदर ले लिया, मानव भी एक जीव है, ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। कहते हैं कि जो गाय की जो संतान होगी वो गाय की भांति होगी, गाय की जो संतान होगी वह गाय की भांति होगी या गाय ही होगी, और भैंस की जो संतान होगी वो भैंस ही होगी। अर्थात आप देखते हैं कि जब गाय का जन्म होता है, गाय का बछड़ा या बछिया जब होती है तो आप लोग देखते होंगे कि वह उछल कूद करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये इसके विकास के पैटर्न में शामिल हैं। जबकि भैंस भी जन्म देती है तो इसके हम संतानों को देखते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार करने में लगभग 1 सप्ताह या 5-6 दिन लग जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके विकास के पैटर्न में ये लक्षण शामिल है, इनके विकास के पैटर्न में लक्षण शामिल नहीं है। बंदर, इसकी संतान भी बंदर होगी और उछल कूद इसकी दूसरे तरह की होगी, और मानव की संतान मानव जैसी ही होगी, उछल कूद इनकी अलग टाइप की होगी। ये कूदेंगे इस पेड़ से उस पेड़, इस घर से उस घर, लेकिन ये उछल कूद इनको ट्रेंड भी कर दीजिए, इतना ज़्यादा ये उछल कूद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनके विकास के पैटर्न में नहीं है। अब हमें लगता है, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। कोई भी जीव है वो अपनी पूर्वज जो भी होते हैं उसके अनुरूप ही विकसित होता है। अब आप सोचिए, भैंस वाले लक्षण गाय में आए, गाय वाले भैंस में चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनका बछड़ा जहां तुरंत उछल कूद करता है, इनका लगभग 5-6 या 7 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था समान प्रतिमान का सिद्धांत, पुष्टि हर्लॉक के द्वारा। समर्थन कौन है? गैसल। कहता क्या है? कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य पशु, अपनी प्रजाति के विकास के प्रतिमान के अनुरूप ही विकसित होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 7वां सिद्धांत। अगला सिद्धांत हम लोग कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है बालक पहले क्या है?
कोई भी पहले पहले क्या करेगा, कोई भी या किसी भी हम कह सकते हैं, पहले किसी भी अंग का संचालन करेगा। बाद में क्या होगा, उस अंग के भाग का संचालन करेगा, उस अंग के भाग का संचालन करेगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि दोनों में समन्वय स्थापित कर लेगा। क्या कर लेगा, समन्वय स्थापित कर लेगा। और वह अंग और अंग के भाग, अंग प्लस अंग के भाग का जो संचालन है वो एक साथ करने लगता है। संचालन क्या करेगा, एक साथ करने लगता है। जैसे किसी भी अंग का संचालन, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, पहले हाथ का संचालन करेगा, फिर वो क्या है, उसकी उंगली का संचालन करेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो हाथ और हाथ की उंगली दोनों का संचालन जो है वो एक साथ करेगा। जैसे मान लीजिए, ऐसे पहले हाथ, फिर उसकी उंगलियां, फिर वो हाथ और उसकी उंगली दोनों का संचालन एक साथ करने में। आप देखते हैं जब डांस वगैरह होते हैं तो देखते हाथ भी चल रहा है, उसकी उंगलियां भी चल रही है, दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन करता है। जबकि विकास के क्रम में पहला ऐसे नहीं होता था, पहले अंग का संचालन होता था, फिर उसके पार्ट का संचालन होता था, तब जाके दोनों में कोऑर्डिनेशन बनता था, फिर दोनों का संचालन होने लगता था। तो यह था हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अब हम लोग आते हैं अगला। अगला सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि बच्चा पहले क्या करेगा, सामान्य क्रियाएं करेगा विकास के क्रम में। पहले क्या करेगा, सामान्य क्रियाएं, फिर बाद में वो क्या करने लगता है, विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, तो अगर आप उसको कोई वस्तु दिखाते हैं तो वस्तु को पकड़ने के लिए वो क्या करेगा, वस्तु को पकड़ने हेतु पूरे शरीर का संचालन वो करेगा, पूरे शरीर हिलाएगा। लेकिन वही बच्चा 5-6 महीना का जब हो जाता है तो वही वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ का प्रयोग करेगा। बात समझिएगा। पहले विकास के क्रम में पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है। ये भाषा विकास में भी होता है। जब बच्चा बोलता है शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता, आ का पा निरर्थक ध्वनियाँ करता है, फिर धीरे धीरे क्या है, पानी मांगना है तो माँ पा ऐसे बोलेगा, मम बोलेगा। फिर बाद में वही बच्चा क्या है, विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगता है, पानी या वाटर का प्रयोग वो करने लगता है। बाकी निरर्थक चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। हम लोग अब नवा सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नवा सिद्धांत है सरल से जटिल क्रिया का सिद्धांत। विकास के क्रम में
पहले जो बच्चा है वो क्या करता है, सरल क्रिया करता है। क्या कहता है, सरल क्रिया करेगा। बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी जो क्रियाएं होंगी वो जटिल होती जाएगी। जैसे आरंभ में बच्चा क्या करेगा, सरल प्रश्न हल करेगा। क्या करेगा, सरल प्रश्न हल करेगा। बाद में वही बच्चा क्या है, कठिन प्रश्नों का उत्तर करेगा। तो आप देख रहे हैं सरल से जटिल क्रिया का सिद्धांत। पूछा जाएगा विकास होता है जटिल से सरल की सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट की विशिष्ट से सामान्य, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस जो सिद्धांत का आधार है वह क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। इस सिद्धांत का जो आधार है वह मानसिक परिपक्वता है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, समय बीतता है, हमारे मेंटल मैच्योरिटी है उसके लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। किशोरावस्था के बाद ये बढ़ोतरी जितना मैक्सिमम होनी होती है ये पूर्ण हो जाती है, प्राप्त कर लेती है। इस सिद्धांत का आधार क्या है, मानसिक परिपक्वता। अब हम लोग आते हैं लास्ट सिद्धांत पे, जो है जिसको कहा जाता है परिमार्जितता का सिद्धांत। देखिए इसमें आया है परिमार्जन शब्द। परिमार्जन शब्द का मतलब समझिए, इसको इंग्लिश से हम लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाना, या हम कह सकते हैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन ही क्या है, परिमार्जन है। कोई चीज़ हमको दी गई, हम उसको खराब भी कर सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। तो खराब करने वाला नकारात्मक परिवर्तन हुआ, जबकि बेहतर जो हम बनाएंगे तो वो सकारात्मक परिवर्तन हुआ। यह नियम यह कहता है, और यह शैक्षिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। किस महत्वपूर्ण है, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि उचित मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन, परामर्श के द्वारा विकास को बेहतर बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत क्या कहता है, उचित मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन द्वारा विकास को एक सीमा तक, 100% हम नहीं कर सकते, विकास को एक सीमा तक बेहतर किया जा सकता है, यानी कि प्रभावित किया जा सकता है। कैसे, हम लोग शिक्षक है, बच्चा आता है, उसका कुछ बिहेवियर होता है, कुछ बातों का ज्ञान नहीं होता है, फिर हम लोग उसको सिखाते हैं। वो बच्चा क्या उस चीज़ की नॉलेज लेता है, उसके अंदर नैतिक आचरण हम लोग विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि उचित मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन द्वारा विकास को एक सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है। हमको पता है कि बच्चा शैशवावस्था का है तो उसका आहार किस तरह होना चाहिए, जब वह किशोरावस्था में जाता है तो विकास को प्रभावित हमको करना है, विकास बेहतर बनाना है, तो उसका खान पान किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर, उसके पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होना, सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, ताकि उस विकास को वो बेहतर बनाया जा सके। परीक्षा की दृष्टि से भले ही ना इम्पोर्टेंट हो परिमार्जितता का सिद्धांत, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से हम लोग इसी सिद्धांत पे डिपेंड करते हैं। तो ये था परिमार्जितता का सिद्धांत। आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, पहले से कुछ जानकारी रही होगी, फिर भी आप लोगों ने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगली क्लास में इसके आगे करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तब तक आप सभी लोगों के लिए
धन्यवाद, नमस्कार।